इमेजिन करिए एक ऐसी गवर्नमेंट जहां ऑफिशियल्स के पास अनलिमिटेड पावर हो, उनके डिसीजंस पर कोई सवाल ना उठा सके, पब्लिक मनी बिना किसी रिकॉर्ड के स्पेंड किया जाए और सिटीजन्स के पास कंप्लेन करने का भी कोई राइट ना हो। क्या ऐसी सिचुएशन में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर अगर बिना अकाउंटेबिलिटी के हो, मतलब बिना जवाबदेही के हो, तो धीरे धीरे करप्शन, इनएफिशिएंसी, आर्बिट्रेरीनेस और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को जन्म देती है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। और अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर जेम्स मैडिसन ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, इफ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। इसका सीधा मतलब ये कि अगर इंसान कभी गलती ना करे और हमेशा ऑनेस्टली बिहेव करे तो किसी कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी ह्यूमन बीइंग है और उनसे मिस्टेक या पावर का मिसयूज हो सकता है, इसलिए हर डेमोक्रेटिक सिस्टम कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है जो इंश्योर करे कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल हो, जवाबदेह हो। और आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग, कंट्रोल का मतलब, डिफरेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशंस, अकाउंटेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटेबिलिटी के टाइप्स, कंट्रोल के मैकेनिज्म्स और अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल के बीच रिलेशनशिप, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इंडियन और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का नाम नहीं है, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सिटीजन्स की तरफ से पब्लिक पावर का एक्सरसाइज करना। और क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स टैक्स पेयर के पैसे यूज करते हैं और उनके पास लीगल अथॉरिटी भी होती है, इसलिए उन्हें अपने हर डिसीजन और एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कुछ इंस्टीट्यूशंस उनके एक्शंस को सुपरवाइज, रेगुलेट, मॉनिटर और ज़रूरत पड़ने पर करेक्ट ना करे। इसी प्रोसेस को कंट्रोल कहा जाता है। इसलिए एक सिंपल डिफरेंस याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी ये आंसर करती है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कंट्रोल ये आंसर करता है कि हाउ डू वी इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी शब्द लैटिन वर्ड कंप्यूटर से निकला है और कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट और अकाउंट यानी हिसाब देना या अकाउंट रखना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पब्लिक ऑफिशियल्स की वो ऑब्लिगेशंस जिसमें उन्हें अपने एक्शंस, डिसीजंस और परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और अगर उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। यानी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ आंसर देने तक लिमिटेड नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ज़रूरत पड़ने पर पनिशमेंट या करेक्ट एक्शन को एक्सेप्ट करना भी शामिल होता है। हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ये इंश्योर करना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हो। साइमन के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर रखता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो फ्रीडम जिसमें वो अपने जजमेंट का यूज करके बेस्ट एक्शन लेते हैं जब वो लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट्स अपनी पावर का यूज आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं कर सकते। वहीं निकोलस हेनरी अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करते हैं एज द ऑब्लिगेशन टू आंसर फॉर वंस एक्शंस। और इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आंसरेबिलिटी, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने हर एक्शन का एक्सप्लेनेशन देना होगा। देन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब है डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना और इन डिसीजंस को एक्सप्लेन करना। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सप्लेनेशन दोनों अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है। फिर वर्ल्ड बैंक अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करता है पावर होल्डर्स की वो ऑब्लिगेशंस जिसमें उन्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना होता है। यहाँ दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी तो रियल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकती। नाउ अब देखते हैं अकाउंटेबिलिटी के की एलिमेंट्स। तो अकाउंटेबिलिटी के 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर पब्लिक ऑफिशियल को क्लियरली पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। दूसरा एलिमेंट है आंसरेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना इनफ नहीं है, ऑफिशियल्स को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी करना होगा। जैसे अगर फ्लड रिलीफ मटेरियल
लेट पहुंचता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ। तीसरा एलिमेंट है ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। आरटीआई एक्ट 2005 सिटीजन्स को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एक्सेस करने का लीगल राइट देता है और ये ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करता है। फोर्थ एलिमेंट इज इन्फोर्समेंट, मतलब लागू करना। अगर कोई गलती या मिसकंडक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट या करेक्ट एक्शन भी होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट सस्पेंशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या प्रोसिक्यूशन की एक्शन ली जा सकती है। पांचवा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिवनेस। तो गवर्नमेंट को सिटीजन्स की नीड्स और ग्रीवांसेस का टाइमली रिस्पॉन्स देना चाहिए। पब्लिक सर्विसेज का टाइम बाउंड डिलीवरी रिस्पॉन्सिवनेस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर अकाउंटेबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये होती है कंटिन्यूअस, डेमोक्रेटिक, लीगल, एथिकल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सिटीजन सेंट्रिक, इंस्टीट्यूशनल, ट्रांसपेरेंट। यानी अकाउंटेबिलिटी एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस चलने वाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। देन अकाउंटेबिलिटी के कई डायमेंशंस होते हैं। अब हम एक एक टाइप को डिटेल में समझेंगे। पहला है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल होती है। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होता है और पार्लियामेंट अल्टीमेटली सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होती है। यानी अकाउंटेबिलिटी की एक डेमोक्रेटिक चेन एग्जिस्ट करती है। सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उन पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के लिए आंसर मिनिस्टर्स देते हैं और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी इनडायरेक्टली सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल बन जाती है। पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर के दौरान मिनिस्टर्स से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे गलती किसी सिविल सर्वेंट ने ही क्यों ना की हो, लेकिन पार्लियामेंट में आंसर मिनिस्टर को ही देना पड़ता है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब है ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। सीनियर ऑफिसर्स अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को सुपरवाइज करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरवाइज करता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को, तहसीलदार्स को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, और इसी तरह हर लेवल पर सीनियर्स जूनियर्स के काम की मॉनिटरिंग करते हैं। और इस अकाउंटेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टूल है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी APAR। तीसरा है लीगल अकाउंटेबिलिटी। तो लीगल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी लॉ से ऊपर नहीं होती और यही रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। और अगर गवर्नमेंट किसी सिटीजन की फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो सिटीजन कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। और ये लीगल अकाउंटेबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है। चौथा है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी पब्लिक मनी यूज़ करे उसका प्रॉपर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होना चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा रिस्पॉन्सिबली स्पेंड होना चाहिए, मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बहुत जिम्मेदारी से गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। देन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इंटरनल ऑडिट। तो 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर CAG रिपोर्ट ने फाइनेंशियल लॉसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लेकर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए थे और इस रिपोर्ट ने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया और पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ग्रेटर स्क्रूटनी को एनकरेज किया। पांचवा है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर पब्लिक ऑफिशियल को अपने प्रोफेशन के एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, IAS ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर, सबको प्रोफेशनल एथिक्स मेंटेन करनी होगी। और अगर कोई सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। फिर आता है सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सिटीजन्स खुद गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे, उसे जांचे। और आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बन चुका है और इसके कुछ मेजर मैकेनिज्म्स हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, पब्लिक हियरिंग्स, जन सुनवाई, कम्युनिटी मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा के अंडर आंध्र प्रदेश में सोशल ऑडिट के थ्रू
फेक बेनिफिशरीज और गोस्ट वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया था और इस प्रोसेस ने करप्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया और वेलफेयर स्कीम्स की ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया। नाउ अब तक हमने अकाउंटेबिलिटी को डिटेल में समझा। अब एक इक्वली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है कंट्रोल। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद हो जो उनके एक्शंस को मॉनिटर, रेगुलेट, गाइड और ज़रूरत पड़ने पर करेक्ट भी कर सके। और इसी प्रोसेस को कंट्रोल कहा जाता है। एक सिंपल लाइन में समझे तो कंट्रोल का मतलब है उन मैकेनिज्म्स का सिस्टम जिनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को रेगुलेट, मॉनिटर और करेक्ट किया जाता है। और अगर कंट्रोल ना हो तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अब कंट्रोल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो कून्स एंड ओडोनल के अकॉर्डिंग कंट्रोल इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड करेक्टिंग डेविएशंस। यानी सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है और अगर दोनों के बीच कोई डिविएशन या डिफरेंस मिलता है तो उस डेविएशन को करेक्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को कंट्रोल कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल का मतलब है ये इंश्योर करना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लॉफुल हो, एफिशिएंट हो, एथिकल हो, रिस्पॉन्सिव हो और गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर का यूज कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर रहकर करे। अब सवाल उठता है कि कंट्रोल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसके पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, विच इज वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। सबसे पहला रीजन ये है कि ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत वाइड डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कई सिचुएशंस में लॉज जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजंस ब्यूरोक्रेट्स को खुद लेने पड़ते हैं और अगर इन डिस्क्रिशनरी पावर्स पर कोई मॉनिटरिंग ना हो तो मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कंट्रोल जरूरी है। देन प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मनी, तो गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे का यूज करती है, इसलिए हर एक रुपी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और अकाउंटिंग होना चाहिए। और कंट्रोल इंश्योर करता है कि पब्लिक फंड्स का मिसयूज ना हो। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो जहां पावर होती है वहां मिसयूज की पॉसिबिलिटी भी होती है और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मैकेनिज्म्स करप्शन को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो कंट्रोल सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना भी होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग से वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं और टाइमली करेक्शंस किए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स, तो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की राइट्स की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंट्रोल इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन किसी सिटीजन के लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट ना करे। देन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल और कंट्रोल नहीं होगा तो लोगों का गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम हो जाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए भी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नाउ ब्रॉडली देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। और अब हम दोनों को डिटेल में समझते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल वो मैकेनिज्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी के इंटरनल डिसिप्लिन और एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जनरली हायरार्की के प्रिंसिपल पर काम करता है। सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स को सुपरवाइज करते हैं, उनके डिसीजंस मॉनिटर करते हैं, गाइडेंस देते हैं और जरूरत पड़ने पर करेक्शंस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी को सुपरवाइज करता है, वहीं जॉइंट सेक्रेटरी अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स को मॉनिटर करता है और इसी तरह पूरी ब्यूरोक्रेसी में चेन ऑफ सुपरविजन मेंटेन होती है और ये इंटरनल कंट्रोल का सबसे बेसिक मैकेनिज्म है। फिर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक अप्रूव्ड बजट दिया जाता है। डिपार्टमेंट्स उसी सैंक्शन बजट के अंदर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट अप्रूव्ड लिमिट से बाहर एक्सपेंडिचर करता है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है और इसी तरह बजटरी कंट्रोल फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो हर पब्लिक सर्वेंट की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है और इसके लिए एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का यूज किया जाता है। वही परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रमोशन डिसाइड करना नहीं होता, बल्कि ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट समझना और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करना भी होता है। फिर अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल मिसकंडक्ट करता है, डिसिप्लिन वायलेट करता है या करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। इंक्वायरी के बाद ऑफिशियल को वार्निंग, सस्पेंशन, डिमोशन या डिसमिसल तक की पनिशमेंट मिल सकती है और ये इंटरनल कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल की। तो एक्सटर्नल कंट्रोल वो मैकेनिज्म्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के बाहर के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक्सरसाइज किए जाते हैं और ये इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट लॉ एंड पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे। और एक्सटर्नल कंट्रोल के मेजर फॉर्म्स हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी कंट्रोल। अब इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होती है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती, लेकिन मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनाकर इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। और लेजिस्लेटिव कंट्रोल के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, कॉलिंग अटेंशन मोशन, पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड CAG रिपोर्ट्स। और ये सब इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट अपने एक्शंस का एक्सप्लेनेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी CAG की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिक मनी का मिस यूज किया हो या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन इश्यूज की स्क्रूटनी करती है और गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है। और ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और लेजिस्लेटिव कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन जुडिशरी भी एडमिनिस्ट्रेशन पर एक पावरफुल कंट्रोल एक्सरसाइज करती है और कोर्ट्स इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अकॉर्डिंग काम करे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल या आर्बिट्रेरी एक्शन लेता है तो जुडिशरी उस एक्शन को इनवैलिडेट कर सकती है। जुडिशियल कंट्रोल के मेजर टूल्स हैं हेबिस कॉर्पस, मैंडामिस, सर्शियोरेरी, को वारंटो और प्रोहिबिशन। इनके अलावा जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शंस और लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी एग्जामिन करती है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन को कैंसिल कर दिया था क्योंकि एलोकेशन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज पाई गई थी। और ये डिसीजन इस बात का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी जुडिशियल स्क्रूटिनी के सब्जेक्ट होते हैं और कोई भी अथॉरिटी लॉ से ऊपर नहीं होती। फिर एग्जीक्यूटिव भी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है और हर मिनिस्ट्री का पॉलिटिकल हेड एक मिनिस्टर होता है जो अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैबिनेट ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की प्रोग्रेस मॉनिटर करता है। इस तरह एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करे। देन आज के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में मीडिया भी अकाउंटेबिलिटी का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, करप्शन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की वीकनेसेस और गवर्नेंस इश्यूज को पब्लिक के सामने लाती है। मीडिया पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है जिसके प्रेशर में गवर्नमेंट्स को करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ता है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मीडिया ने ऑक्सीजन शॉर्टेजेस, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रिपेयर्डनेस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हाईलाइट की थी और इन रिपोर्ट्स के बाद कई स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल अथॉरिटीज को अपनी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी इंप्रूव करनी पड़ी और ये मीडिया कंट्रोल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। देन सिविल सोसाइटी भी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। NGOs, सोशल एक्टिविस्ट, academicians, resident welfare associations, public campaigns और citizens ग्रुप्स एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग पर नजर रखते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान में पब्लिक एक्सपेंडिचर में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को लेकर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाया था। इसी मूवमेंट ने बाद में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के इनैक्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड की और ये सिविल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना जाता है। अब तक हमने अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग डिटेल में समझा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल सेम चीजें हैं? तो आंसर है नहीं, दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड जरूर है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। सबसे पहले डिफरेंस समझिए। तो अकाउंटेबिलिटी का फोकस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी पर, यानी कोई पब्लिक ऑफिशियल अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं और क्या वो उन एक्शंस को एक्सप्लेन और जस्टिफाई कर सकता है। दूसरी तरफ कंट्रोल का फोकस होता है मॉनिटरिंग, सुपरविजन और रेगुलेशन पर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उस पर नजर रखी जाए,
कैसे गाइड किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर कैसे करेक्ट किया जाए। इसके लिए एक सिंपल डिस्टिंक्शन याद रखिए। तो अकाउंटेबिलिटी में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल में आता है सुपरविजन। अकाउंटेबिलिटी में आंसर देना पड़ता है, कंट्रोल में मॉनिटर करना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी में आउटकम देखा जाता है और कंट्रोल एक प्रोसेस है। अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेशन है, वहीं कंट्रोल एक मैकेनिज्म है। अकाउंटेबिलिटी में देखा जाता है कि कौन आंसर देगा, वहीं कंट्रोल में ये इंश्योर किया जाता है कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोचिए एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है। स्टूडेंट अपने एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसकी अटेंडेंस मॉनिटर करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं और उसकी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करते हैं। और ये सब कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हैं। यानी कंट्रोल वो मैकेनिज्म है जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसलिए याद रखिए, विदाउट कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाती है और विदाउट अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल अपना पर्पस लूज कर देता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। एक इफेक्टिव डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल दोनों साथ साथ काम करें। अब सवाल ये है कि क्या ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आज के गवर्नेंस सिस्टम के लिए सफिशिएंट है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मॉडर्न गवर्नेंस ने अकाउंटेबिलिटी के सामने कई नए चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। अब हम उन इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस को समझते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो आज के गवर्नेंस सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स को कई एरियाज में वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जाती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग वीक हो तो डिस्क्रिशन का मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर्स और अकाउंटेबिलिटी के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कई बार ब्यूरोक्रेसी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, पॉलिटिकल प्रेशर या अननेसेसरी इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी को अफेक्ट करते हैं। और जब ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते तो अकाउंटेबिलिटी भी वीक हो जाती है। फिर करप्शन आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। जब पब्लिक ऑफिस का यूज प्राइवेट बेनिफिट के लिए किया जाता है तो पब्लिक ट्रस्ट टूटने लगता है। इसीलिए करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। फिर डिजिटल गवर्नेंस ने एडमिनिस्ट्रेशन को फास्ट और एफिशिएंट ज़रूर बनाया है, लेकिन इसने कुछ नए अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चंस भी क्रिएट किए हैं। आज गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम्स और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स का यूज़ कर रही है। अब सवाल ये उठता है, अगर एआई बेस्ड वेलफेयर सिस्टम किसी एलिजिबल बेनिफिशियरी का एप्लीकेशन गलत तरीके से रिजेक्ट कर दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सॉफ्टवेयर डेवलपर की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, या उस ऑफिसर की जिसने सिस्टम को अप्रूव किया? और ये डिजिटल अकाउंटेबिलिटी का एक इमर्जिंग चैलेंज है। फिर एक चैलेंज है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो आज कई पब्लिक सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज के थ्रू डिलीवर की जा रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अर्बन सर्विसेज। अब चैलेंज ये है कि जब पब्लिक सर्विस प्राइवेट एजेंसी प्रोवाइड करे तो उस एजेंसी को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। इसीलिए पीपीपी मॉडल में नए अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अब कुछ रीसेंट इंडियन एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेट थी या नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, हॉस्पिटल्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड थे या नहीं। और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया और सिटीजन्स के सामने इन सब इश्यूज पर जवाब देना पड़ा। और ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। लाखों सिटीजन्स ने आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑब्टेन किए, प्राप्त किए। इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनी है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और वेलफेयर पेमेंट्स डायरेक्टली बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और इससे मिडिलमैन का रोल कम हुआ है, लीकेजेस रिड्यूस हुए हैं और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन हुई है। साथ ही डिजिटल ट्रैकिंग के थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करना भी आसान हुआ है। अब कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देखते हैं। न्यूजीलैंड में पब्लिक ऑफिशियल्स की परफॉर्मेंस को मेजरेबल आउटकम्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। यानी ऑफिसर्स का असेसमेंट सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बेसिस पर नहीं, बल्कि एक्चुअल रिजल्ट्स के बेसिस पर भी किया जाता है। और इस अप्रोच को परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कहा जाता है और ये अकाउंटेबिलिटी को और इफेक्टिव बनाता है। फिर बात करते हैं स्वीडन की। तो स्वीडन दुनिया का उन देशों में से एक है जहां पब्लिक एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की ट्रेडिशन
सबसे पुरानी मानी जाती है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स सिटीजन्स के लिए काफ़ी एक्सेसिबल होते हैं। इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ रेगुलरली सीनियर सिविल सर्वेंट्स को डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन करती हैं। उनसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिए जाते हैं और ये लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आज अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पहले अकाउंटेबिलिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करना माना जाता था, लेकिन मॉडर्न गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी का स्कोप काफ़ी एक्सपैंड हो गया है। आज अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन सिर्फ कंट्रोल से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, एथिकल गवर्नेंस, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट से भी है। इसलिए मॉडर्न गवर्नेंस का फोकस गुड गवर्नेंस पर है। वहीं गुड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं लाइक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। और आज की गवर्नेंस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक लिमिट नहीं रही, ये एक्सटेंड हो चुकी है पॉलिटिशियंस तक, रेगुलेटरी बॉडीज तक, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस तक, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी करने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस सिस्टम्स तक। यानी जहाँ जहाँ पब्लिक पावर एक्सरसाइज हो रही है वहाँ वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। आज के लेक्चर से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है कि पब्लिक ऑफिशियल्स अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए आंसरेबल रहे, जबकि कंट्रोल उन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को प्रोवाइड करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर, गाइड और ज़रूरत पड़ने पर करेक्ट करते रहे। जैसे जैसे गवर्नेंस ज़्यादा डिजिटल, डिसेंट्रलाइज्ड और कोलैबोरेटिव होती जा रही है, वैसे वैसे ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को भी इवॉल्व करना ज़रूरी हो गया है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इफेक्टिव लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल मीडिया और अवेयर सिटीजन्स, ये सब मिलकर एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पब्लिक पावर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन ने इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा था दैट गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट। और यूपीएससी के लिए इस पूरे टॉपिक की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे लाइन याद रखिए, डेमोक्रेसी में अथॉरिटी बिना अकाउंटेबिलिटी के आर्बिट्रेरीनेस को जन्म देती है और अकाउंटेबिलिटी बिना इफेक्टिव कंट्रोल के सिर्फ एक सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट बनकर रह जाती है। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन ज़रूरी है और यही अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का एसेंस है। और इसी फाउंडेशन पर एक ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल और सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होता है।